हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे साथियों, प्रदूषण अर्थात पॉल्यूशन से बनने वाले तमाम प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं साथियों, जो एग्जाम में बार बार अटेंड करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने निकल कर आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं साथियों। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने निकल कर आया साथियों। देखिएगा, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है साथियों। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है, इसका जो राइट ऑप्शन आप लगाएंगे लाइकेंस तथा मांस का जो पौधा होता है साथियों, लाइकेंस का, ये वायु प्रदूषक का एक अच्छा सूचक माना जाता है साथियों। तो आपको याद रखना है लाइकेंस साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य वायु प्रदूषक क्या है साथियों। तो जो मुख्य वायु प्रदूषक है साथियों, जो वाहनों से अगर हम बात करें, तो सबसे जहरीली गैस जो निकलती है साथियों, वो निकलती है CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं साथियों। सबसे जहरीली गैस होती है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। इसे दम घोंटू गैस भी बोलते हैं, आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा साथियों। ये कहाँ से निकलती है? वाहनों से निकलती है अत्यधिक मात्रा में साथियों। क्लियर है? तो मुख्य वायु प्रदूषक क्या है साथियों? CO का, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है साथियों कि मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। देखिए, जो भी शहर होते हैं साथियों, अगर हम बात करें, ज़्यादातर जो शहर होते हैं जहाँ पर कंजेस्टेड एरिया होता है और जहाँ पर जो यातायात के जो वाहन होते हैं ज़्यादातर होते हैं, वहाँ हम बात करें जैसे मुंबई और कोलकाता जैसे शहर हैं साथियों, वहाँ जो प्रमुख रूप से जो प्रदूषक के रूप में रहते हैं वो रहते हैं CO और SO2 साथियों। विशेष रूप से आपको याद रखना है। इसमें से अगर हम बात करें मुंबई और कोलकाता, विशेष रूप से यहाँ पर ये जो प्रदूषक के रूप में काम करते हैं, ये करते हैं CO, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है साथियों। डबल स्टार दीजिएगा, पूछा गया प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। जिसे बहुत जहरीली गैस के रूप में आप जानते होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये हीमोग्लोबिन में मिलकर साथियों ये रक्त में एक विषैले पदार्थ का निर्माण करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें क्या होता है साथियों, दम घुटने लगती है और तुरंत डेथ हो जाती है साथियों। याद रखिएगा इस गैस से। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा जैव निम्नीकरण है। इसमें से कौन सा जैव निम्नीकरण है साथियों। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें साथियों, तो आपको याद रखना रहेगा, जो जैव निम्नीकरण के रूप में जाना जाता है वो है रबर साथियों। विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, आप डबल स्टार दीजिएगा साथियों। ये पूछा गया प्रश्न है कि मिनी माता जो रोग होता है वो किससे होता है साथियों। तो अगर हम बात करें मिनी माता रोग की, तो मिनी माता जो रोग होता है साथियों, पारे से होता है। पारा, जिसे आप HG के रूप में जानते होंगे, HG, जिसका संकेतक क्या होता है साथियों, पारा जो है ये द्रव अवस्था में धातु, विशेष रूप से आपको याद रखना, जिसका संकेत HG होता है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा साथियों, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो जल प्रदूषण को मापने हेतु कौन सी जांच की जाती है। अगर हम बात करें किसी भी वाटर का अगर या फिर पानी का हमें जल प्रदूषक मापना है, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, क्या पैमाना यूज किया जाता है, तो आपको विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा BOD। जी हाँ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है। विशेष रूप से आपको याद रखना है, जल प्रदूषण जो होता है ये BOD के द्वारा मापा जाता है साथियों, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फुल नेम आपको याद रखना है जरूर। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, DDT, डाईक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोएथेन इसका फुल नेम होता है साथियों। और ये क्या है? DDT जो है ये अजैव, अगर हम बात करें, ये अब अपघटनीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से कौन सी बीमारी होती है। ये देखिएगा विशेष रूप से कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे कौन सी बीमारी होती है। आप सभी जानते होंगे साथियों, जो सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरण आती है, रेज आती है, उसमें त्वचा कैंसर होता है साथियों। और याद रखिएगा, त्वचा कैंसर जो घातक बीमारी है साथियों, ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम कौन करती है? आपकी ओजोन लेयर करती है। ओजोन लेयर जो होती है जीवन रक्षक के रूप में जानी जाती है साथियों, जिसका विशेष रूप से अब क्षरण होता जा रहा है। इसलिए जो पराबैंगनी किरणें हैं डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही हैं, जिससे ज़्यादातर मात्रा में त्वचा कैंसर हो रहा है साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि नदियों में, विशेष रूप से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है।
तो अगर हम बात करें नदियों में जल प्रदूषण की माप की, तो O2 की घुली हुई मात्रा। देखिए, अगर हम किसी पानी के जल प्रदूषण की अगर हम बात करें तो उसमें हम मेज़र करते हैं उस पानी में जो आपके ऑक्सीजन की मात्रा होती है। क्लियर है? तो वही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। हाँ, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा अगर हम बात करें, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में माना जाता है इसको। सौर ऊर्जा अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा का आप जैसे ही यूज करते हैं, सौर ऊर्जा के बाद जो जलाने के बाद जो अवशेष होता है वो अवशेष के रूप में कुछ भी नहीं बचता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा जो है ये प्रदूषण फैलाने का काम नहीं करता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का, सनलाइट यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा का आप उपयोग कर सकते हैं साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी, हाँ जी हाँ, ये पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? अर्थात नीरी के रूप में जानते होंगे आप, नीरी है ना, नीरी के रूप में जानते होंगे। विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये विशेष रूप से आपका नागपुर महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है साथियों? नागपुर महाराष्ट्र, आपको याद रखना है साथियों, दिमाग में छापिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं वो कहलाते हैं साथियों परजैविक। जी हाँ, परजैविक इसका राइट ऑप्शन आपको याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं साथियों। अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, सबसे पहले सफलता के लिए, क्योंकि हम टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्टों को, जीके जीएस के सभी सब्जेक्टों को कवर करते हैं यहाँ पर। और तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सबसे पहले खराब यहाँ पर देखिएगा, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है साथियों? तो याद रखिएगा, इसमें अगर हम राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो साथियों याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, अर्थात CO2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है? आपको याद रखना है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ होता है साथियों वो होता है CO2 विशेष रूप से, जिसकी अगर सूत्र की बात करें तो COT के रूप में जानते होंगे आप। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, 15 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से कौन सा प्रदूषण होता है? अगर हम उर्वरक को अत्यधिक मात्रा में उपयोग में लाते हैं तो कौन सा प्रदूषण होता है? तो यहाँ पर देखिएगा, ये ऑप्शन आपके काफ़ी सामने आएंगे, कई सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपको ये टिक करना रहेगा। एक तो मृदा प्रदूषण, यानी पृथ्वी में जो आपकी मिट्टी है वो भी प्रदूषण होती है, जल प्रदूषण भी होता है, इसके साथ साथ वायु प्रदूषण भी होता है। क्लियर है? यानी कि अगर आप उर्वरक का उपयोग करते हैं साथियों तो इसमें आपके तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण साथियों। क्लियर है? इसलिए कम से कम मात्रा में आप खेतों में या फिर जो किसान लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जैविक यानी आप जो देसी खाद होती है उसका उपयोग करते हैं साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आज के। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है साथियों? याद रखिएगा, ग्रीन पीस। जी हाँ, ग्रीन पीस विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये काम कर रही है पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए साथियों। क्लियर है? चलिएगा, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा साथियों। वीडियो पसंद आता तो शेयर एंड चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।